सबसे पहली मुलाकात मेरी दिलीप साहब से 1977 बैसाखी के एक दिन पहले हुई और हमारा जो पहला एडिशन छपा 1 मई का, उसमें वो दिलीप साहब की फ़िल्म का रिव्यू छपा। तो दिलीप कुमार साहब ने 2-3 बार मेंशन किया कि मैं भी अपने आप को दिलीप कुमार खालसा बोलता हूँ। उन्होंने जो एक डायलॉग बोला था मुझे आज तक याद है कि हमारे जैसे जो हम फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, हम एंटरटेनर हैं, असली हीरो तो हमारी फौज, हमारी आर्मी है। दिलीप साहब कहते आज भी मेरे घर में कोई आते हैं यंगस्टर कोई मिलने, वो मुझे जब कभी पूछते हैं कि हमें आप बताइए कि ज़िंदगी को सफल कैसे बनाना है, तो यंगस्टर्स को दिलीप साहब बोलते थे। तो दोस्तों, आपको थोड़ी सी हैरानी तो हो रही होगी कि मैं आज बुधवार के दिन कैसे आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। आपको मालूम है सबको कि मैं आज के दिन कभी कोई प्रोग्राम नहीं करता, मेरा एक छुट्टी का दिन होता है हर हफ्ते में एक। लेकिन आज कुछ सुबह सुबह कुछ खबर ऐसी मिली कि आपके साथ वो इंसिडेंट साझा करने की, आपके साथ उसकी उन बातें करने का एक दिल किया, रहा नहीं गया मेरे से। सुबह जब से श्री दिलीप कुमार जी के, यूसुफ भाई के इंतकाल की खबर मिली, तो एक फ़ैसला किया मैंने कि आज वो अपना बुधवार का प्रोग्राम ना करने की बात छोड़ के दिलीप साहब की कुछ बातें की जाएं। मेरी उनसे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई मेरा उनसे रिश्ता नहीं था, लेकिन जो 4-5 मुलाकात मेरी हुई वो कुछ ऐसी थी जो ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इस किस्म की मुलाकात होने का। सबसे पहली मुलाकात मेरी दिलीप साहब से 1977 बैसाखी के एक दिन पहले हुई। पंजाब एसोसिएशन का एक हम फंक्शन हुआ करता था बॉम्बे में, हर साल वो बैसाखी की रात और बैसाखी का मेला मनाया करते थे, और पूरी बैक स्टेज में जो प्रोग्राम्स की रिहर्सल तैयारी वो सारी एक्टर प्राण साहब करवाया करते थे। वो मैंने एक और अपनी वीडियो में आपको बहुत डिटेल में वो प्राण साहब का पूरी जो कंट्रीब्यूशन होती थी बैसाखी की रात मनाने की, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो हुआ ऐसे कि उन दिनों में जो पंजाब से और दिल्ली से कुछ कलाकार, सिंगर्स, डांसर्स, मिमिक्री आर्टिस्ट, ये जो बैसाखी की रात में प्रोग्राम में हिस्सा लेने बॉम्बे आए हुए थे, उन लोगों ने प्राण साहब को रिक्वेस्ट की कि सर हमें दिलीप कुमार साहब को मिलना है। तो पहले तो प्राण साहब थोड़े झिझके के, शायद वो नहीं चाहते थे दिलीप कुमार के घर पे जाना, या कुछ मुझे भी लगा कि शायद इनका कुछ आपस में मनमुटाव होगा, या किसी बात की कोई थोड़ी नाराज़गी होगी एक दूसरे से, इसलिए प्राण साहब शायद जाना नहीं चाहते। लेकिन वो पंजाब से और दिल्ली से आए हुए कलाकारों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे, तो बड़ा रिलक्टेंटली वो माने, और मैं बोलते दिलीप साहब से टाइम लेके 1-2 दिन का मैं आपसे उनकी बात करवा दूंगा। और वो दिन आया बैसाखी के एक दिन पहले, जब प्राण साहब ने वो जो गिने चुने आर्टिस्ट थे 8-10, उनको अपने घर पे बुलाया। पंजाब एसोसिएशन की गाड़ियाँ लेके गई, मैं भी उनके साथ गया। तो प्राण साहब का घर जो था वो दिलीप कुमार के घर से वॉकिंग डिस्टेंस था। थोड़ा सा बिल्डिंगों के ऊपर से घूम के आओ तो प्राण साहब का भी बंगला था उस टाइम पे, तो अभी तो वो बिल्डिंग बन गई वहाँ पे बहुत बड़ी, और उसी मोड़ के साथ आके कोई 100-150 गज या और थोड़ा सा होगा, वहाँ पे दिलीप कुमार साहब का घर था पाली हिल पे। प्राण साहब भी पाली हिल पे रहते थे। तो प्राण साहब के साथ प्रोग्राम बना के कल आप सब लोग मेरे पास 3:30 बजे आ जाना, और 4 बजे का टाइम दिलीप कुमार साहब ने दिया है सबको मिलने का, कलाकारों को। मैं 76 दिसंबर में बॉम्बे गया था। 1975 में जब मैं चंडीगढ़ में था, तो मैंने अपना एक त्रैमासिक पंजाबी का एक लिटरेरी मैगज़ीन निकाला था जिसका नाम था 1 मई, 1 मई। वो एक थोड़ा रेवोल्यूशनरी किस्म का मैगज़ीन था जिसमें कुछ नई किस्म की बातें की जाती थी। इमरजेंसी का दौर भी था और ख़तरे का काम भी था। तो उसमें 75 में दिलीप साहब की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उसका नाम था सौगंध। तो वो हमने 17 सेक्टर के थिएटर में देखी,
मेरे एक मित्र थे हरिंदर सिंह गिल, वो एमए की अंग्रेज़ी करने के बाद लॉ कर रहे थे, और उसके बाद तो वो लॉ करने के बाद पंजाब के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रहे। तो उन्होंने सलाह दिया कि पहले इशू में जो हम निकालने जा रहे हैं उसमें सौगंध का रिव्यू जो है वो मैं आपको करके देता हूँ। तो गिल साहब ने उस फिल्म का रिव्यू किया, और हमारा जो पहला एडिशन छपा 1 मई का, उसमें वो दिलीप साहब की फ़िल्म का रिव्यू छपा। और उसके साथ मैंने एक जांपा सात्रे, जो बहुत बड़े राइटर हुए हैं दुनिया के, फ्रांस के रहने वाले थे, उनकी एक कहानी थी द रिस्पेक्टफुल प्रोस्टिट्यूट, उसको मैंने पंजाबी में अनुवाद करके वो भी उस इशू में छापी थी। तो जब मैं बॉम्बे 1976 में गया था तो मेरे पास मेरे उस 1 मई मैगज़ीन की 3-4 मैं कॉपी साथ में ले गया था कि बॉम्बे अगर मौका मिलेगा प्रोग्राम के दौरान तो कुछ बड़े लोगों को दूंगा। तो वो उसकी एक, जब मैं 1976 दिसंबर में कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो एक कॉपी मैंने गुलजार साहब को दी, पता नहीं उनको याद होगा कि नहीं होगा अभी। एक उसकी कॉपी मैंने चेतन नंद साहब को दी, उनके घर में बहुत साल पड़ी, मैंने देखी वो। और एक कॉपी जो बची हुई थी वो मेरे पास पड़ी थी। तो क्योंकि दिलीप साहब को मिलने जा रहे थे तो मैंने समझा कि मैं अपना वो इशू की वो कॉपी ले जाऊं, जो आखिरी मेरे पास थी, जो मैंने अपने लिए संभाल के रखी थी, वो मैं साथ में ले गया। तो प्राण साहब के साथ जब हम बैसाखी के एक दिन पहले दिलीप साहब के बंगले पे गए तो बातचीत के बाद मैंने उनको उनकी इजाज़त लेके उनको बड़े प्यार से, आदर मान से वो कॉपी उनको पेश की। तो उन्हें बताया कि ये पंजाबी में इसका मतलब ये है, ये हमने लिखा है आपकी फ़िल्म का रिव्यू। उन्होंने थोड़ा सा बोलते जस्ट रीड अ फ्यू लाइन्स फॉर मी, तो 3-4 एक पैरा समझो मैंने वो रिव्यू का जो इनकी एक्टिंग के बारे में गिल साहब ने लिखा था वो मैंने उनको पढ़ के सुनाया। ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। तो बहुत अच्छी बातें हमारी चाय के ऊपर कोई 1 घंटा हमने सब कलाकारों ने दिलीप साहब के घर पे गुजारा, प्राण साहब की मेहरबानी से। और बहुत अच्छा उनका मुझे जो एक रवैया और उनका नए आर्टिस्टों के प्रति जो उन्होंने कुछ टिप्स दिए, उन्होंने यहाँ ये एक उनकी बात मुझे आज तक याद है, जो बाद में एक बीजेपी के एमपी बने थे, एक्टर भी थे, रावल, उन्होंने अपने नाम से वो कोट कर दिया। वो कुछ बात करते करते पंजाब का जिक्र निकला तो उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज में, आर्मी में जितने सिख जवान हैं वो हमारी देश की शान हैं। तो उन्होंने जो एक डायलॉग बोला था मुझे आज तक याद है, उसका कुछ इस किस्म का मतलब था कि हमारे जैसे लोग, मतलब दिलीप कुमार जैसे साहब, कि हमारे जैसे जो हम जो फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, हम एंटरटेनर हैं। असली हीरो तो हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, एयरफोर्स और पुलिस, ये भी उन्होंने मेंशन किया कि असली हीरो तो वो हैं, हम तो नकली हीरो हैं, हम बेसिकली एंटरटेनर हैं। हीरो तो ये हमारे फौजी और यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं। ये बात उनकी मुझे आज तक याद है। और मुझे जब रावल ने ये स्टेटमेंट कहीं दिया था तो मुझे हंसी भी आई थी परेश रावल पे कि इतने बड़े आदमी के कहे हुए विचारों को उसने अपने नाम से कहा, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। खैर, तो ये बातें दिलीप कुमार साहब से तब हुई। उसके बाद मैं जब डेली अखबार में काम करता था बतौर जर्नलिस्ट, तो बम्बई में एक बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, NAB। उनका बहुत बड़े लेवल पे वो ब्लाइंड लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके लिए ब्रेल की किताबें छापने के लिए इस किस्म का काम वो करते थे। और बहुत बड़ा उनका ऑफिस कम ट्रेनिंग सेंटर था वर्ली में, नेहरू सेंटर की प्रेमाइसेस के साथ। और मज़े की बात यह है कि उनकी जो पिछली दीवार थी NAB के ऑफिस की, उसके बैक साइड में रेस कोर्स है बम्बई का, महालक्ष्मी रेस कोर्स। तो शायद कहीं ना कहीं उनके प्रबंधक लोगों के दिमाग में वो रेस कोर्स का एक ख्याल उनके दिमाग में रहता था। तो हर साल वो ऐसे करते थे कि बम्बई से एक स्पेशल ट्रेन, जब बरसातों में बम्बई में रेस कोर्स बंद हो जाता था, घोड़ों की रेस बंद हो जाती थी, तो उसके कुछ दिनों के बाद सीज़न जो था वो पूना के रेस कोर्स में शुरू होता था। तो फिर बेंगलौर का सीज़न शुरू होता था, कैलकाटा को होता था। इस तरह से घोड़ों की जो रेसेज होती हैं हॉर्स रेसिंग का, वो सीज़न जो पूना में होता था, तभी पूना के जो प्रबंधक थे रेस कोर्स के,
उनके साथ NAB का, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड का, एक कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि एक स्पेशल ट्रेन बम्बई से फंड इकट्ठा करने के लिए चलती थी। रेलवे वाले उस ट्रेन का पैसा नहीं लेते थे, वो कॉम्प्लीमेंट्री देते थे उनको, और उसमें जितनी सवारियां बैठती थी वो पूना रेस कोर्स तक जाना और शाम को उसी ट्रेन में वापस आना। उसका एडेड अट्रैक्शन ये होती थी कि हर ट्रेन में जो साल में एक बार जाती थी वो, उसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जाता था, उनको डिफरेंट डिफरेंट डब्बों में बैठाया जाता था। तो जो लोग पैसा दे के फंड के लिए जो टिकट खरीदते थे, महंगी टिकट रखी होती थी, तो उनको बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता था। लोग अपने अपने कैमरे ला के, उस ज़माने में बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे, फ़ोटो खींचना और अपनी उनसे बातें करनी, तो उनको नज़दीक से अपने सितारों को मिलने का मौका मिलता था। तो इसी किस्म का एक मौका मुझे भी मिला जब दिलीप कुमार साहब, उनकी बीवी सायरा बानो और म्यूज़िक डायरेक्टर प्यारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जगजीत सिंह गज़ल सिंगर, इस किस्म के काफ़ी सारे, मैक मोहन, वो शोले फिल्म का सांबा, तो इस किस्म से और बहुत सारे कलाकार उस ट्रेन में थे जो बम्बई से पूना जा रही थी। तो मुझे भी अपनी अखबार से वो इवेंट कवर करने का मौका मिला। मेरे साथ मेरे दूसरे अखबार के कुलीग रघु रामन भी थे, उनका याद से फ़ोन आया था, तो मेरे जहन में आया कि मैं ये प्रोग्राम करूं। रघु रामन इसी इंसिडेंट का कुछ और डिटेल मेरे से मांग रहे थे, तो करते करते मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक प्रोग्राम दिलीप साहब पे आज करता हूँ। तो खैर उस ट्रेन में बम्बई से पूना तक का जो 3.5 घंटे का सफ़र था, उस सफ़र में फिर दिलीप साहब से बहुत सारी बातें हुई। उनको मैंने अपनी उनसे 77 की मुलाकात भी याद करवाई। तो वहाँ से कुछ जो सरदारों की बातें चली, कुछ पंजाब की बातें फिर से चली। तो दिलीप कुमार साहब ने 2-3 बार मेंशन किया कि मैं भी अपने आप को दिलीप कुमार खालसा बोलता हूँ। तो मैं बहुत हैरान था कि ये यूसुफ भाई, दिलीप कुमार या दिलीप सिंह खालसा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने 2-3 बार कुरेदने की कोशिश की, तो बोलते बाद में बताऊंगा, तो बाद में बात करेंगे। तो मैं बड़ा हैरान कि आप और ये बात 2-3 बार प्राण साहब भी बोल चुके थे। जब दिलीप साहब को मिलने के बाद, हम जब हर साल बैसाखी के मेले पे एक हफ्ता इकट्ठे होते थे तैयारियों के दौरान, तो वहाँ 2-3 बार प्राण साहब ने भी जिक्र किया कि दिलीप कुमार को हम लोग मखौल से दिलीप कुमार खालसा बोलते हैं। तो ये बात मेरे जहन में थी, मैंने उनको पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर पूरा दिन पूना में रह के रेस देख के, उसमें जो फंड कलेक्शन हुआ उस दिन का वो अनाउंस किया गया कि इतने लाख इतने रुपये आज की रेस में हमने NAB को दिए हैं कलेक्शन करके। तो उसी ट्रेन से हम फिर लोग वापस आते थे। तो वापस आते हुए फिर मैंने रास्ते में फिर दिलीप साहब को पकड़ लिया। मैंने कहा सर ये बात, मैं भी सरदार हूँ, और लास्ट टाइम जब आपको मिला था, आपको याद होगा, मैंने पगड़ी भी बांधी हुई थी। तो बोलते हाँ मुझे याद है। तो उन्होंने उस दिन पहली बार बताया कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी वो मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज से की थी। तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैं कहा खालसा कॉलेज, मैंने इतने साल मुंबई में रहते हो गए, कभी किसी ने जिक्र नहीं किया कि दिलीप साहब उस कॉलेज के पढ़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूरा किस्सा सुना। तो उन्होंने बताया कि 1937 में ये खालसा कॉलेज बना और मेरी उम्र उस समय 15 साल कुछ महीने थी। तो मैट्रिक के बाद मैंने जल्दी मैट्रिक कर ली थी अपनी उम्र के हिसाब से। तो बाकी कॉलेजेस थे जो वो बहुत बड़े एलीट कॉलेजेस थे, और मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ भेजना नहीं चाहते थे। तो ये कॉलेज नया नया बना था और मैं सोचा कि चलो मेरे पेरेंट्स ने कि बच्चे को एक नए कॉलेज में भेजें जहाँ पे नई किस्म के लोग होंगे, और कॉलेज का नया खुला है तो वहाँ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, टीचर जो हैं बच्चों का ख्याल ज़्यादा रख सकेंगे। तो उन्होंने वो कॉलेज ज्वाइन किया। एग्जैक्ट साल मुझे अभी याद नहीं कौन सा बताया था, लेकिन इतना याद है कि 1941 में दिलीप साहब ने वहाँ से पास आउट किया एज ग्रेजुएट। 1941 में दिलीप साहब ने BA पास किया बम्बई के खालसा कॉलेज से। और उसके बाद जब मैंने वापस आके, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी अपने अखबार में छापने के लिए, बीइंग अ पंजाबी एंड अ सिख। तो मुझे इस सब्जेक्ट को और मैंने
इसके बारे में जानकारी लेनी शुरू की। तो वापस आके मैं खालसा कॉलेज गया एक दिन, तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे उनसे मैंने मुलाकात की, और डॉक्टर के जगजीत सिंह प्रिंसिपल थे, मुझे आज भी नाम याद है। उनके भाई प्रीतम बेली बहुत बड़े राइटर भी थे पंजाबी के, तो मैं उनके पास चला गया। तो उन्होंने फिर मुझे बताई पूरी खालसा कॉलेज की हिस्ट्री कि 1935 में डॉक्टर अम्बेडकर के पास ये पूरी ज़मीन थी जहाँ पे आज खालसा कॉलेज बना है मटुंगा में। बहुत बड़ा एरिया है, 3.5-4 एकड़ का। तो उस दिनों में अम्बेडकर साहब सिखिज़म अपनाने की तैयारी में थे। अमृतसर भी आए थे, श्रोमणी कमेटी के अहदेदारों को भी मिले थे। तो उन्होंने श्रोमणी कमेटी को पेशकश की थी कि मेरे पास बम्बई में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, मैंने एजुकेशन के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लिया है, मैं चाहता हूं कि आप श्रोमणी कमेटी उसको टेक ओवर करे और वहां पे एक गुरु के नाम पे कॉलेज बनाए। तो श्रोमणी कमेटी ने वो प्लॉट टेक ओवर किया 1935 में, और उसमें फिर बिल्डिंग बननी शुरू हुई। वो 1 रुपये साल की लीज़ पे डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो हमारे नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, एक्चुअली देखा जाए तो फादर ऑफ द नेशन जो हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उन्होंने वो इतनी महंगी ज़मीन जो अपने लिए ली थी, भी उन्होंने श्रोमणी कमेटी को 1 रुपया साल पे दान कर दी, और फिर उसको बनाने के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए भी उन्होंने मदद की। इतना ही नहीं, जो मुंबई में दादर में जो उनकी अपनी प्रेस थी डॉक्टर अम्बेडकर की, जनता प्रेस, बहुत बड़ी मेन रोड पे अम्बेडकर, उसको रोड का नाम ही आज अम्बेडकर रोड है। तो उन्होंने वो जो जब उनके सरदार लोगों से रिश्ता बना कॉलेज के बनते बनते, तो उन्होंने कहा कि आपका जो काफ़ी पॉपुलेशन उस एरिया में रहती है, तो आपका उधर कोई गुरुद्वारा नहीं, आप गुरुद्वारा बनाइए, जगह मैं देता हूँ। तो बड़ी हैरानी की बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जनता प्रेस मेन रोड से शिफ्ट करके पीछे ले गए, 500 गज पीछे, और रोड पे लगा हुआ बड़ा प्लॉट वो श्री गुरु सिंह सभा नाम की संस्था को दे दिया, जहां आज बम्बई का सबसे बड़ा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दादर आज भी है, और पूरे बम्बई के सिखों की वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन गिनी जाती है। लेकिन वहाँ भी अम्बेडकर साहब ने एक शर्त रखी कि मैं गुरुद्वारे को जगह इसलिए दूंगा कि उसके साथ आप एक स्कूल बनाओगे, और वो स्कूल में लड़कियों का भी और लड़कों का इकट्ठा होगा, खाली लड़कों का नहीं होगा, को एडुकेशन होना चाहिए और लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। और आपको हैरानी होगी कि आज भी दादर गुरुद्वारे के साथ बहुत बड़ा गुरु नानक स्कूल चलता है, जिसमें लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं और लड़के कम पढ़ते हैं। और उन्होंने अपनी प्रेस पीछे शिफ्ट की। वहाँ पे एक और बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पे हर गुरुपुरब का जो लंगर लगता था वो जनता प्रेस के कंपाउंड में लगता था। आजकल थोड़ा शिफ्ट कर दिया उन्होंने। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर की एक जो सिखों और सिख धर्म के प्रति जो एक उनकी आस्था थी, उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। खैर, जब दिलीप कुमार साहब से ये बातें हो रही थी खालसा कॉलेज की, उन्होंने इस बात का फिर जिक्र किया कि खालसा कॉलेज में पढ़ के मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक तो सिखों से जो मेरा प्यार आज तक है, सिख कौम से, गुरुओं से, सिख गुरुओं से जो मुझे नॉलेज मिली वो, और दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया किताब जो मैंने पढ़ी है अपनी ज़िंदगी में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है। ये दिलीप कुमार साहब का कहना था। मेरे जो इंटरेक्शन उनके साथ उसके बाद हुआ जब मैंने ये स्टोरी कर ली थी। और दिलीप साहब कहते हैं आज भी मेरे घर में कोई आते हैं यंगस्टर कोई मिलने, वो मुझे जब कभी पूछते हैं कि हमें आप बताइए कि ज़िंदगी को सफल कैसे बनाना है, तो यंगस्टर्स को दिलीप साहब बोलते थे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सबसे पहले जाके कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी खरीदो, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी, उर्दू जिस भाषा में मिलती है उसको पढ़िए, तब आपको समझ आएगा कि हिंदुस्तान क्या होता है, हिंदुस्तानी होना क्या होता है, इंसान बनना क्या होता है, आपके हक़ क्या होते हैं। तो ये दिलीप साहब की एक, और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि मुझे पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं कभी, उनका कहना था कि 3rd फ्लोर पे खालसा कॉलेज के जहाँ पे प्रिंसिपल का घर था, उसके साथ एक छोटा सा कमरे में गुरुद्वारा बनाया होता था। वहाँ पे एक ज्ञानी जी सुबह शाम पाठ किया करते थे, और मैं स्पेशली वहाँ पे जाके गुरु को नमस्कार करता था,
क्योंकि मूर्ति पूजा इस्लाम में वर्जित है, खिलाफ है, लेकिन एक जो बुक ऑफ नॉलेज है हमारी कुरान की तरह, उसके आगे सर झुकाना कोई शर्म की बात नहीं है। तो मैं वहाँ गुरु के दर्शन कॉलेज जाके रोज़ करता था। ये दिलीप साहब का एक अकीदा था, एक उनकी इंसानियत का, उनके अच्छे इंसान होने का। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे आज के दिन शेयर करनी चाहता था। और दिलीप साहब 1941 में खालसा कॉलेज से जब निकले तो किसी को पता नहीं था कि आने वाले 3 सालों में ये आदमी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम कमाएगा। 1944 में उनकी पहली फिल्म नया दौर आई और उस फिल्म से दिलीप कुमार, यूसुफ भाई जो थे वो दिलीप कुमार बन गए और दिलीप कुमार हिंदुस्तान के दिनों में राज करने लगा। ये आज सुबह जब रघु रामन ने मुझे फ़ोन करके ये खबर दी दिलीप साहब के इंतकाल की, तो मेरे जहन में कुछ ख्याल आए जो आपसे मैंने साझे किए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको जो खालसा कॉलेज में ये जो उनका ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, उसका नाम भी दिलीप कुमार ऑडिटोरियम है, तो उसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा इस वीडियो के साथ। और जो आखिरी मुलाकात मेरी, बाद में ख़त्म करूंगा ये आज का किस्सा, आखिरी मुलाकात मेरी 2012 में दिलीप साहब से हुई, जब हमने खालसा कॉलेज की प्लेटिनम जुबली का फंक्शन किया 2012 में। अंधेरी में एक द क्लब एक है, होटल है, उसका नाम द क्लब है। वो उन्हीं लोगों का है जिनका हॉलीडे इन के जो मालिक थे, उनमें से एक भाई ने आज वो होटल चला रहा है। वो मुझे हॉलीडे दिन के दिनों से जानते थे। खैर 2012 में जो फंक्शन हुआ, 75 साल खालसा कॉलेज के मनाए गए, उसमें दिलीप साहब और उनकी वाइफ और बड़े बड़े लोग आए। और वहाँ पे जाके और पता चला कि गुलजार साहब ने भी 1952 में, 1952 में, 52 में उन्होंने भी अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी वो खालसा कॉलेज से की थी 2 साल, लेकिन फाइनल ईयर में वो नेशनल कॉलेज में चले गए थे। उसके बाद बहुत बड़े राइटर, फिल्मों के राइटर डायरेक्टर सागर सरहदी, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज से की। हमारे एक मंत्री हुआ करते थे दिल्ली में, सरदार बूटा सिंह, उन्होंने अपनी एमए खालसा कॉलेज से की, ग्रेजुएशन और एमए। और उसके बाद रमेश तलवार, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं हिंदी फिल्मों के, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज से की। अवतार गिल, इंद्रजीत सचदेव, रमन कुमार, भरत कपूर, ये सब लोग खालसा कॉलेज के पढ़े हुए हैं जो आज फिल्म इंडस्ट्री में अपना इतना नाम कमा रहे हैं। वो जो एक लीजेंड दिलीप कुमार ने खालसा कॉलेज से शिक्षा लेके फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उसके बाद बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री के खालसा कॉलेज में पढ़ के उन्होंने अपना नाम कमाया। आज के दिन दिलीप कुमार साहब को, यहाँ दिलीप सिंह खालसा को ये श्रद्धांजलि देते हुए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। सबका शुक्रिया, धन्यवाद।